नमस्कार दोस्तों। गाइड ऑफ मैन में आपका स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो का जो कंटेंट है ना वो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं किया यूट्यूब पर। जी हाँ, आज मैं एक ऐसा कंटेंट डिस्कस करने वाला हूं जिसको सीखने के बाद शायद आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जो आप कई महीनों से कई सालों से ढूंढ रहे थे। और अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। कमाल की बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट्स हैं जिनको मैंने कंबाइन करके यूज़ किया हुआ है। एडवांस एक्सेल का ये कॉन्सेप्ट है, बट है बड़ा मज़ेदार और आपके इतने काम आएगा, मैं बता नहीं सकता। तो चलिए दिखाता हूँ सबसे पहले, फिर बात करते हैं। दोस्तों मेरे सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल सिंपल। आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम है और उनकी वैल्यू दी हुई है। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के नाम के साथ-साथ उनकी वैल्यू को अलाइन करना है, दैट्स इट। और ये काम कैसे करेंगे आप लोग? देखिए मैं यहाँ पर एक नाम सिंपल डाल रहा हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ पर एक वो नाम डाला कीबोर्ड और अब उसके अंदर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ और आप चेक करिए जैसे ही मैं उसमें वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ऑटोमैटिकली कीबोर्ड के अंदर वैल्यू आ गई। है ना कमाल की चीज़? और मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर खुद से कोई वैल्यू एंटर करता हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर एक वैल्यू एंटर कर दी माउस, यूएसबी माउस। माउस नाम से एक नई एंट्री मैंने पास करी है, तो आप देखिए क्या होने वाला है। अब दोस्तों वो आप देख सकते हैं राइट साइड के अंदर एक नई एंट्री अपने आप ही आ रही है। पर ये हो कैसे रहा है? आप समझना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे, है ना? कमाल की ट्रिक। यानी ये ऑटोमैटिक अपडेट होने वाली लिस्ट है, जो अपने आप ही नाम को भी अपडेट कर देती है और अपने आप ही उनके अंदर जो आने वाली वैल्यू है, उन्हें भी अपडेट कर देती है। तो बड़ी मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये समझाते हैं कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर एक डेटा बना लीजिए। अब डेटा बनाने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल टी। अगर आप मैक यूज़र हैं, तो आपको कमांड प्लस टी प्रेस करना है और जैसे ही आप कमांड प्लस टी प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूछेगा क्या इसे आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो येस डेफ़िनिटली मैं इसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी नई वैल्यू अपडेट हो, तो ऑटोमैटिकली मेरे डेटा में भी अपडेट हो जाए। तो मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों करना क्या है? अब सिंपल सा काम ये करना है कि मुझे इनमें से यूनिक वैल्यू को निकालना है। बिकॉज़ हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूनिक वैल्यू इस डेटा सेट में हो, तो ऑटोमैटिकली वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है? और यूनिक वैल्यू यानी एक लिस्ट, प्रोडक्ट के नाम की एक लिस्ट निकालनी है और प्रोडक्ट के नाम की लिस्ट निकालने के लिए मुझे एक फ़ंक्शन लगाना होगा जिसका नाम है यूनिक। और जैसे ही मैं ये फ़ंक्शन लगाता हूँ और यहाँ से अपना डेटा सेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? दैट्स वेरी सिंपल। जैसे ही मैंने डेटा सेट सिलेक्ट किया, आप देखें मेरे पास यूनिक लिस्ट आ चुकी है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो यूनिक लिस्ट है, ये कैसे आ रही है? ये वर्टिकली आ रही है और मुझे कैसे करना है इसे? हॉरिज़ॉन्टली करना है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, इस यूनिक से जस्ट पहले आपको लगा देना है टू रो नाम का फंक्शन, ठीक है? टू रो नाम का फंक्शन क्या करेगा? इस ऑपरेशन को रो में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स वेरी सिंपल। यानी अगर आप टू रो लगा देते हैं तो बेसिकली ये जो एरे है ये अब आपको वर्टिकल फॉर्मेट नहीं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और एंटर प्रेस करते ही आप देखिए क्या हो रहा है। अब आपका यहाँ पर ये इस तरीके से इस फॉर्मेट में आ रहा है ना? और अब अगर आपका कोई नया नाम भी इस लिस्ट में ऐड होता है तो वो ऑटोमैटिकली यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैं यहाँ कीबोर्ड लिख रहा हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा तो आप देखिए नया नाम भी ऑटोमैटिकली हमारी लिस्ट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं इसके अंदर आने वाली वैल्यूज़ की। तो दोस्तों इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे एंटर होगी और वो भी डायनामिकली, ध्यान रखिएगा। वैल्यू एंटर करनी है लेकिन डायनामिकली करनी है, वो कैसे होगी? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फ़िल्टर। जी हाँ, फ़िल्टर फ़ंक्शन मैंने इस्तेमाल कर लिया और फ़िल्टर फ़ंक्शन इस्तेमाल करने के बाद मैं इसमें क्या स्टोर करवाने वाला हूँ, वो मैं बता देता हूँ। तो भाई मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, तो इसका मतलब मैंने वैल्यू वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया। दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा कॉमा। कॉमा प्रेस करने के बाद अब मुझे कौन-सा डेटा वैल्यू वाला इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुझे इसके अंदर का जो डेटा है, वो इंक्लूड करना है, लेकिन सारा डेटा नहीं। मुझे ये सारा डेटा नहीं चाहिए, ये बराबर होना चाहिए मेरे हेडर्स के। दैट्स वेरी सिंपल। यानी हेडर में जो भी नाम लिखा हो, उसके बराबर हो। दैट्स वेरी सिंपल। एंटर प्रेस करेंगे और अब आप देखिए ये ऑटोमैटिकली काम भी कर रहा है और अगर मैं इसे राइट साइड में ड्रैग करूँ, तो ये काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखिए कहीं-कहीं कैलकुलेशन एरर आ रहा है। ओह! ओह! ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो अब मैं चाहता हूँ ये कैलकुलेशन एरर ना आए। तो ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो हेडर है, ये एक्चुअली में करेक्ट नाम है। कैलकुलेशन एरर इसी वजह से आ रहा है। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन एरर की वजह से अब आंसर्स नहीं मिल रहे, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इस सॉल्यूशन में ये चाहिए
कि ये अपने आप ही राइट साइड में भी ड्रैग हो जाए। बट ऐसा कैसे हो सकता है? ये राइट साइड में तो अपने आप ड्रैग नहीं होता, लेकिन हाँ, नीचे की तरफ ये अपने आप ही ड्रैग होता है। ओह! तो यही समस्या है और इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर फ़ंक्शन को थोड़ा-सा चेंज करेंगे और किस तरह से चेंज करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे ये सारा डेटा हॉरिज़ॉन्टल फ़ॉर्म में रखना है, ठीक है? यानी ये सारा डेटा जो भी मेरे पास आ रहा है फ़िल्टर से अपडेट होकर, ये मेरे को हॉरिज़ॉन्टल फ़ॉर्म में रखना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन लगाऊँगा जिसका नाम है hstack। जी हाँ, hstack। hstack फ़ंक्शन क्या करेगा, इस सारे के सारे डेटाज़ को हॉरिज़ॉन्टली अरेंज करेगा। दैट्स वेरी सिंपल। अब hstacks में मैंने क्या किया, hstack फ़ंक्शन लगाने के बाद मैंने array1 के अंदर यहाँ पर प्रीवियस लिख दिया। फ़िल्टर के अंदर जो वैल्यू आप लोग प्लेस कर रहे हैं, मैंने प्रीवियस को तो डालना ही डालना है, मतलब जितनी भी प्रीवियस वैल्यू है वो सारी की सारी hstack के अंदर अलाइन हो जाए। साथ में ये करंट वैल्यू के साथ भी टैग करे, यानी मैं प्रोडक्ट का नाम जो भी करंट आ रहा है, यानी अभी आ रहा है, वो मुझे टैग करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा करंट। अब ये कैसे पता इसको कि करंट का मतलब क्या है? तो करंट और प्रीवियस का मतलब तो मैंने कहीं डिफाइन किया ही नहीं है। अगर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज भी कर दूं और अभी एंटर प्रेस करूं तो ये मेरे को नेम एरर देगा, बिकॉज एस टैग और वी स्टैक वर्क करने के लिए आपको प्रीवियस को कैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। यानी आपने बोला एरे वन के अंदर जो प्रीवियस है वो डेटा होना चाहिए, मतलब पीछे वाला डेटा तो होना ही चाहिए, साथ में नया डेटा भी होना चाहिए जो कि करंट है। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं इसे हॉरिजॉन्टली स्टैक करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रीवियस और करंट को लगाना है, लेकिन अभी एक्सेल को ये नहीं पता कि प्रीवियस का मतलब क्या है और करंट का मतलब क्या है। तो इसको बताने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, लैम्डा। लैम्डा फंक्शन अपने आप में ही एक ऐसा फंक्शन है जो ये काम करके देता है कि आपके डेटास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप नए डालते हैं उनकी नाम डिफाइन करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ और लैम्डा फंक्शन मुझसे पैरामीटर मांग रहा है, यानी वो नाम जो मैं इसका देने वाला हूँ। तो वो नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा। भाई मैंने यहाँ पर प्रीवियस रखा हुआ है, कॉमा एक नाम मैंने रखा है करेंट। दैट्स वेरी सिंपल। अब ये बात तो इसे पता चल चुकी है कि जो आपने प्रीवियस और करंट बताया है वो क्या है, लेकिन अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई जो प्रीवियस और करंट है इसका जो रेंज ऑफ डेटा है वो क्या है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली एक फंक्शन लगाना होगा जो रिड्यूस करता है। रिड्यूस रिड्यूस फंक्शन क्या काम करता है, ये अपने आप ही डेटा को कम करता रहता है जैसे ही पहला डेटा इंक्लूड हो जाता है। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने वायरलेस वाला डेटा इंक्लूड कर लिया है। तो जब वायरलेस वाला डेटा इंक्लूड कर लिया है तो उसे क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है अपने डेटा सेट से और हटा देना है एक तरीके से। तो उसके बाद जैसे ही ब्लूटूथ स्पीकर वाला डेटा आप ले लेते हैं, फिर उसका डेटा रिमूव कर देना है। फिर जैसे ही आप यूएसबी केबल वाला डेटा ले लेते हैं तो उसे भी रिमूव कर देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि रिड्यूस फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली आपके डेटा सेट को छोटा करता हुआ चलेगा और जो करंट डेटा है उनमें वैल्यू प्लॉट करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिड्यूस नाम का फंक्शन। अब रिड्यूस नाम के फंक्शन में जो इनिशियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये, तो इनिशियल वैल्यू में आप क्या रखेंगे, बिकॉज इनिशियल वैल्यू आपके पास कुछ नहीं है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ब्लैंक रख देंगे। यानी स्टार्टिंग पोजीशन कहां से होगा ये आपको पता ही नहीं है। भाई स्टार्टिंग पोजीशन अभी तो वायरलेस माउस है, हो सकता है वायरलेस माउस की बजाय ब्लूटूथ स्पीकर हो, तो मैं ये नहीं बता सकता कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होगी। ठीक है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि अब मुझे इनिशियल वैल्यू नहीं बतानी है, कॉमा अब मुझे ये बताना है कि जो एरे यानी रेंज होगी, रिड्यूस जो मुझे करना है वो किस चीज को करना है। तो मेरे को रिड्यूस करना है इस पूरी की पूरी रेंज को। तो आप देखें इस पूरी की पूरी रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जिसको मुझे बार बार क्या करना है, रिड्यूस करना है। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे और कॉमा लगाएंगे और अब आप चेक करें तो ये फंक्शन इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आंसर तो आपके पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वायरलेस माउस के आंसर्स है, ये आपको मिल चुके हैं भाई ब्लूटूथ स्पीकर के, ये मिल चुकी है पूरी की पूरी रेंज यूएसबी की, ये रेंज मिल चुकी है आप लोगों को लैपटॉप की और ये रेंज मिल चुकी है कीबोर्ड की। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि आपका जो फर्स्ट सेल है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आप लोगों को लेनी थी, अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू में एक प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट सेल है वो ब्लैंक होने की वजह से वो पोर्शन ऑक्यूपाई हो गया है। इसकी वजह से आपका फर्स्ट सेल का जो डेटा है वो शिफ्ट होकर सेकेंड सेल में चला गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में बहुत ही सिंपल काम करना है आपको। यहां पर जस्ट डू दैट वन थिंग, आपको रिड्यूस से जस्ट पहले ड्रॉप फंक्शन यूज करना है। जी हाँ, ड्रॉप फंक्शन में आप एरे तो इसी को रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको रो नहीं, आपको कॉलम में, एक कॉलम में चाहिए। यानी अब आपको यहां पर करना क्या है, आपको फर्स्ट कॉलम रिड्यूस कर देना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है, बिकॉज फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आपने रिड्यूस फंक्शन का यूज किया था तो इनिशियल वैल्यू आपने ब्लैंक ली थी और ब्लैंक लेने की वजह से उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के बाद ही उसने बाकी सारा डेटा दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रिड्यूस फंक्शन है वो हमारा फर्स्ट स्टेज से कॉलम ना ले, हमारा सेकंड स्टेज से ले। तो हमने क्या कर लिया भाई, हमने ड्रॉप कर लिया बिकॉज हमें इनिशियल वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए हम लोग वहां पर बता नहीं सकते थे। तो इनिशियल वैल्यू की जगह पर हमने ब्लैंक रखा और ब्लैंक की वजह से उसने पूरा का पूरा कॉलम ही क्रिएट कर दिया है। फिर हमने क्या किया, उस ब्लैंक कॉलम को ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप फंक्शन ने क्या किया, आपसे पूछा कि कितने कॉलम आपको स्टार्टिंग के ड्रॉप करने हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे एक कॉलम ड्रॉप करना है और जैसे ही मैंने उसे एक कॉलम ड्रॉप करने को कहा, अब देखिए मेरे सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं। यानी अब मेरे को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सारे आंसर्स दिख रहे हैं। लेकिन बस अब यहाँ पर मुझे एनए को ठीक करना है। एनए कैसे ठीक होगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको एनए ठीक करना है तो एरर आ रहा है तो बस यहाँ पे लिखिए इफ एरर, और जैसे ही आप इफ एरर लिखेंगे लास्ट में आप बता दीजिए अगर एरर आता है तो क्या देना है आपको। तो एरर आने की स्थिति में आपको ब्लैंक देना है। तो ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड नाउ एंटर प्रेस किया और अब आप देखिए तो आपके सारे डेटाज ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, है ना। कमाल की चीज। और अब दोस्तों कमाल की चीज ये होने वाली है कि अगर आपका डेटा अपडेट भी होता है या डेटाज में कोई नई चीज ऐड ऑन होती है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक नया डेटा अपडेट किया लैपटॉप का। तो लैपटॉप का डेटा मैंने अपडेट किया और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दी, तो आप देखिए मेरा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर एक नया डेटा भी ऐड ऑन करते हैं तो देखिए दोस्तों कमाल की चीज ये हो रही है कि नया डेटा अपने आप आपके डेटा सेट के अंदर इंक्लूड हो रहा है ना। अमेजिंग। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला और अब डेटा सेट इतनी आसानी से काम कर रहा है, जैसे ही आप कोई नया डेटा एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली आपके टेबल के अंदर वो काम करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको ये पता चल चुका होगा कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है और इस फंक्शन का बहुत बढ़िया यूज आप लोग सीख चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट और बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो में कंटेंट काफी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।